आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पिछले लेसन की प्रिपरेशन की होगी, आपने उसे रिवाइज़ किया होगा। आज मैं पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको एक और लेक्चर के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करने आई हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में जाना, कायद-ए-आज़म के नज़रियात के अंडर उसे जाना, और उसके साथ साथ हमने देखा कि इस्लाम हमें किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और हमारी आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हमारा नज़रिया इस्लाम है। तो हमने इस्लाम के नज़रिया पाकिस्तान के इज्ज़ाए तरकीबी यानी बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े। उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान बनने की वजूहात यानी वो ऐसे कौन से अवामिल थे जिनके बिना पर पाकिस्तान बना, डियर स्टूडेंट्स, उनके बारे में भी हमने डिस्कस की अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में एक बात आप अपने माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना एक माइंड सेट ये होता है कि मैम इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, शॉर्ट कहाँ से आएगा। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस के बारे में बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज का टॉपिक जो है वो लॉन्ग में तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें से बनते हैं। तो अगर आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बिलीव मी आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। पेपर से पहले जाके आप कानों में उंगलियां दे के पेपर में को अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये लेक्चर अच्छे से आता होगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और सेकंड वन हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ ने हमें एक बुनियाद फराहम की, अलीगढ़ ने हमें एक राह दिखाई, और अलीगढ़ ने मुसलमानों को उनके वजूद को हासिल करने के लिए जितनी मुश्किलें हुई उसमें एक बेस्ट टीचर का काम किया। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान द स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम्स, रिजल्ट उस बिना पर जो मुसलमानों को हासिल हुआ उसकी। बेसिकली ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। 1857 की जंग के बाद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर करती चलूँ। एक तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि 1757 में जो पहली जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, वो हुई थी प्लासी के मुकाम पर, जिसे अंग्रेज़ों ने लड़ा, अंग्रेज़ों के और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान हुई थी। ये नवाब जिससे अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी, उसकी हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर सगीर पर कब्ज़ा कर लिया, जैसा मैंने आपको आगे भी बताया। नवाब के हारने के बाद कुछ अरसे बाद जो है वो एक और लड़ाई हुई जिसे हम बक्सर वॉर के नाम से जानते हैं। तो 1757 में जंगे प्लासी और फिर बक्सर वॉर, 2 जंगों में कामयाबी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी किसी और ही लेवल पे थी कि अब तो हम सब कॉन्टिनेंट में छा गए हैं और अब तो हर तरफ हमारी ही हुकूमत है। डियर स्टूडेंट्स, आप भी ये बेहतर जानते हैं कि जब कोई किसी चीज़ में फ़तह हासिल करता है, सक्सेस हासिल करता है, तो आगे आने वाला गोल उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, और जो हारता है वो थोड़ा मायूस हो जाता है। तो समझें, बिल्कुल ये वो मायूसी थी जो हिंदू और मुसलमानों में आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता गया और 1857 आया, तो 1857 1857 में मुख्तलिफ मकामात पर हिंदू और मुसलमान लीडर्स ने डिफरेंट लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो बगावत जो अंग्रेज़ों और ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ हुई, बज़ाहिर उसका कोई हल नहीं निकला कामयाबी में। लेकिन हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, वापस चली गई और यहाँ ब्रिटिश राज कायम हुआ। अब ब्रिटिश राज के अंदर क्योंकि अब नया सिस्टम आगे चलना था, काम मिलना शुरू होना था, तो हिंदू बहुत आगे जा रहे थे। हिंदुओं को हर तरह की जॉब्स में फैसिलिटेट किया जा रहा था, वो पढ़ाई में आगे जा रहे थे, हर चीज़ में आगे जा रहे थे, पर मुसलमान मदरसा सिस्टम में ही फंस के रह गए थे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1837 में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, क्योंकि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी और उसके बाद इंग्लिश ने अपनी जगह बना ली और उर्दू को हटा के इंग्लिश को आगे कर दिया गया, तो जितने मुस्लिम्स थे जो अच्छी पोस्ट पे, अच्छी सीट्स पे थे, वो उस वजह से जो है वो अपनी जगहों से हट गए और इस तरह से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया।
अब काम के लिए एक शर्त थी अंग्रेज़ी, जो मुस्लिम्स को आती नहीं थी। तो मेन पॉइंट है कि आपको आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश को पकड़ना था, लेकिन आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि आप उसे लेके चल सकें। अब इतना मुश्किल का दौर है कि ना जॉब्स मिल रही हैं, ना ही अच्छे से आगे आप बढ़ सकते हैं, डायरेक्शन आपके पास है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर किया एक ऐसी शख्सियत ने जिसे हम जानते हैं तारीख़ में सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से। सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक जो है बुनियाद फराहम की। उन्होंने पाकिस्तान के लिए तो नहीं सोचा था, लेकिन दो कौमों के लिए ज़रूर सोच लिया। वो एक तालीम याफ्ता समझदार इंसान थे, क्योंकि वो एक बेहतरीन तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 1817 में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि तमाम जो मुगलिया ख़ानदान है वो उसी के अंडर चल रहा था। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान की फ़ैमिली का ताल्लुक़ भी जो है वो मुगलिया सल्तनत से ही रहा है। वो डिफरेंट ओहदों पे काम करते रहे हैं उनके दादा परदादा, इसलिए वो बहुत ही बेहतरीन और तालीम याफ्ता और अच्छे माहौल में उनकी परवरिश हुई है। उनकी वालिदा ने उन्हें बहुत अच्छे से पाला, उन्हें कुरान की तालीम दी, एक समझदार इंसान बनाया। सर सैयद अहमद ख़ान ये जानते थे कि हमारा मसला क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 21 साल की उम्र में सर सैयद अहमद ख़ान ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो 1857 की जंग में जब ये तमाम एक बगावत हो रही थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों का साथ दिया बीच में काफ़ी हद तक, और उन्होंने जो ज़ख्मी थे, जो मुख्तलिफ मुश्किल हालात में थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के दिल में सर सैयद अहमद ख़ान की एक ख़ास जगह और एहतराम बाकी रहा। इसी तरह से 1857 के बाद जब मुसलमानों के हालात ख़राब होना शुरू हो गए, तो सर सैयद और उनके साथियों ने मिलकर एक तहरीक का आगाज़ किया और मुसलमानों को एक डायरेक्शन दिखाई कि हमें सोचना ये नहीं है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, बल्कि हमें इन चीज़ों पर काम करके आगे बढ़ना है। तो अलीगढ़ के अंडर सबसे पहले उन्होंने एजुकेशनल सर्विसेज का आगाज़ किया, लाइक तालीमी खदमात दी, उन्होंने तालीम के शोबे को आगे बढ़ाया। सर सैयद के अकॉर्डिंग जो है तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एजुकेशन की कमी है तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो लैक ऑफ एजुकेशन थी, और वो ये थी कि जब तक वो जदीद अलूम में आगे नहीं बढ़ेंगे, साइंसी अलूम में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो किस तरह से अपने आप को मनवा सकते हैं, वो किस तरह से बेहतरीन ओहदों पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने सोशो पॉलिटिकल सर्विस दी, सोशो इकोनॉमिक सर्विसेज दी, मुआशी और मुआशरती खदमात, लाइक मुआशरे में भी उन्होंने जो है बेहतरी के लिए बहुत से खदमात अपनी दी। लिटरेरी सर्विसेज दी, जो कि अदबी खदमात थी, उन्होंने और उनके साथियों ने बहुत सी किताबें लिखी, लोगों को अच्छे से रिफॉर्म्स किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉलिटिकल सर्विसेज, सियासी खदमात। तो ये तमाम चीज़ें हम जो है इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, जो कि तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद के साथियों ने दी, और आपने इसे अच्छे से माइंड में रखना है। इस साइट पे आपको जो चीज़ याद रखने वाली है वो जंग पलासी और जंग आज़ादी की डेट्स हैं, जिन्हें आपने भूलना नहीं है और अच्छे से माइंड में रखना है। और अब हम चलेंगे अपने बोर्ड नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद ख़ान और उनके फ्रेंड्स ने, उनके साथियों ने मिलकर तहरीक अलीगढ़ का जो है आगाज़ किया और आज़ादी की तहरीक के लिए दिन रात एक करके काम किया। उसमें कुछ तहरीक आज़ादी में मुस्लिम रहनुमा है जिन्होंने डिफरेंट सूबों से बहुत अहम काम किया और उन्होंने उनका साथ दिया, मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशंस में इन्होंने साथ दिया, और इस तरह से ये तहरीक और स्ट्रॉन्ग होती गई। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ एक बेहतरीन काम करने वाली टीम ना हो। तो यहाँ नज़र डालते हैं कुछ हमारे कि कौन से सूबे से कौन सी शख्सियत जो है बहुत प्रोमिनेंट रही। इनके अलावा भी बहुत से लोग थे जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर काम किया, बट मैंने थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए यहाँ मेंशन कर दी हैं। बाकी चीज़ें आपकी बुक पे हैं, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सूबा पंजाब से साथ थे चौधरी रहमत अली और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। सूबा सिंध से सर अब्दुल्ला हारून और आगा अफंदी का नाम जो है वो ज़ेरे
बहस आता है। सुबह बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा और नवाब मोहम्मद खान जोगजई का नाम आता है। सुबह बंगाल से मौलवी फजलुल हक का नाम है। और खैबर पख्तूनख्वा, जिसे सरहद भी कहते थे, सरदार औरंगज़ेब खान, पीर मानकी शरीफ और साहबजादा अब्दुल कयूम खान का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, ये बनाने का मकसद ये था कि इसे आपने ईजी नहीं लेना। आपको हर प्रोविंस की हर लीडिंग पर्सनालिटी का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ में नॉर्मली पूछी जाती है। तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि केपीके से ताल्लुक़ रखने वाले कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं, कौन से रहनुमा हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कौन से रहनुमा हैं, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले काजी मोहम्मद ईसा का। तो आपने इन तमाम चीज़ों को अपने नोटिस में रखना है और इसके नोट्स बनाने हैं। तो अब चलते हैं हम अपने बोर्ड नंबर 3 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम उस साइड पे आ गए हैं कि अब 1857 की जंग हो चुकी है। मैंने आपको बताया तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि सर सैयद अहमद खान उस दौर का सिनेरियो देख रहे थे कि क्या चल रहा है। 1857 के बाद मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हो गए। इतने ख़राब हो गए कि अंग्रेज़ उन्हें पकड़ पकड़ कर जहाँ उन्हें जगह मिलती थी वो मार देते थे। उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपके ही मज़हब का बंदा आपके मज़हब के लोगों के बारे में कुछ कहे तो हम एक बात मानते हैं कि ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान जो उस जगह से रेलेवेंट हो, वो अगर उस चीज़ के बारे में बताए तो हमें लगेगा कि वाकई ऐसी कोई बात है जो सही नहीं थी। तो बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ़ जिन्होंने ये बात की कि उस दौर के ये हालात थे कि अंग्रेज़ शिकारी कुत्तों की तरह उन्हें मुसलमानों को नोच रहे थे, जिसमें W.W. हंटर लिखते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द मुस्लिम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हिंदूज एंड द सिख्स, एंड टू बी अ मुस्लिम वॉज कंसीडर्ड अ क्राइम। यानी जितनी मुसलमानों की जायदादें थीं वो सिखों के और हिंदुओं के दरमियान तकसीम कर दी गई थी 1857 के बाद, और मुसलमान होना एक जुर्म करार पाया था। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि 1857 के बाद हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को और उकसाना शुरू कर दिया था कि ये जितनी बगावत हुई है इसके पीछे सिर्फ मुसलमान है और कोई नहीं। यानी तुमसे बगावत करने वाले, तुम्हारे लोगों को मारने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। वो खुद तो बहुत आसानी से साइड पे हो गए और उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म करवाया। तो ये उसके बाद फिर लॉर्ड रॉबर्ट्स लिखते हैं कि आई पास थ्रू द चांदनी चौक ऑफ दिल्ली, देयर वर हीप्स ऑफ डेड बॉडीज लेइंग एवरीवेयर। वो कहते हैं कि मेरा गुजर चांदनी चौक दिल्ली से हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक, वहां लाशों के ऐसे ढेर पड़े हुए थे कि हम बता नहीं सकते, हर तरफ लाशें लाशें। फिर बॉस्फोर स्मिथ कहते हैं कि द ब्रिटिश सोल्जर्स वर लाइक ब्लड हाउंड्स, दे एंटर्ड एन हाउस आफ्टर द अदर एंड दे लूटेड द बिलोंगिंग ऑफ द मुस्लिम्स। शिकारी कुत्तों की तरह वो घरों में घुसे हुए थे और हर मुसलमान की चीज़ों को जो है वो लूट मार कर रहे थे। और सर सैयद अहमद खान इस मौके पर फरमाते हैं कि शायद आसमान से कोई ऐसी बला नहीं उतरी थी जिसने किसी मुसलमान का घर ना देखा हो। वो हालत आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो मुसलमानों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी और आज हम इस आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे लीडर्स ने, हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप आजकल बने हुए ड्रामों में और डिफरेंट चीज़ों में इन चीज़ों को एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने बोर्ड नंबर 1 की तरफ दोबारा और देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट ने जो सर्विसेज दी हैं उनकी डिटेलिंग क्या है। हम लोगों ने अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में जो सारी डिस्कशन की है, जो आप प्रीवियसली अभी देखते आ रहे हैं, अब हम क्योंकि मूव हो गए हैं अलीगढ़ मूवमेंट की एजुकेशनल सर्विसेज पे, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अब हमने डिस्कस करनी है अलीगढ़ मूवमेंट की खिदमात, कि उन्होंने बेसिकली हमें किस तरह से रिफॉर्म किया। जब मैं हमें का वर्ड यूज़ करती हूँ तो मतलब होता है मुसलमानों को या सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज़ किया उसमें उन्होंने तालीमी खदमात दी, अपनी अदबी खदमात दी, मुआशरती खदमात दी और सियासी खदमात दी। नॉर्मली हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी लेते हैं
कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, क्या किया होगा, किस तरह से किया होगा, ठीक है जो कर लिया वो कर लिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें बहुत से लेसन्स दे जाती हैं। यहाँ ये लेसन था कि हमें आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि मैं प्रीवियसली आप लोगों से डिस्कस करती आ रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद ख़ान, द मेन थिंग इज़ एजुकेशन। अपने आप को एजुकेट करें मुसलमान, आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक पॉजिटिवली। एजुकेशनल सर्विसेज की बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जब 1857 की जंग हुई, जिसे हम जंगे आज़ादी के नाम से जानते हैं, 1857 के बाद सर सैयद अहमद ख़ान को ये महसूस होना शुरू हो गया कि अब जो सबसे पहला काम है वो हमारा एजुकेशन को फोकस करना है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टूडेंट्स एजुकेशन पे काम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने के बारे में पूरा प्लान बनाया अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उनके लीडर्स थे, जो उनके ग्रुप मेट्स थे, उन सब के साथ। तो उन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1859 में मुरादाबाद में। इसे मुरादाबाद हाई स्कूल के नाम से जानते हैं, पर बेसिकली इसे गुलशन हाई स्कूल भी कहते हैं, 1859 में। उसके बाद उसके 2-3 साल के बाद जो है वो गाज़ीपुर में एक और मदरसा स्कूल कायम हुआ, जिसे विक्टोरिया हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये गाज़ीपुर में बनाया गया। अच्छा, इन दोनों स्कूल्स में स्टूडेंट्स मेन फोकस ये था कि हम जो सर सैयद अहमद ख़ान है वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके आएँ और आगे लेके बढ़ें। क्योंकि आप देखें जो बहुत सी साइंस बेस बुक्स होती हैं या जो जितने भी लेटेस्ट बुक्स थी वो सब इंग्लिश बेस्ड थी, और मुसलमानों को तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो इस वजह से वो उन बुक्स का मुतालिया नहीं कर सकते थे। पढ़ने के लिए ना किसी भी चीज़ को ज़ुबान का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी जगह की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, तो उसकी लैंग्वेज के बारे में ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर सैयद ने भी यही किया कि इन स्कूल्स में मॉडर्न एजुकेशन भी रखी और साथ साथ हमारी इस्लामिक एजुकेशन को भी साथ लेके वो बढ़े। अब जब ये 2 स्कूल्स खुल गए तो उन्हें ये जो है कमी महसूस हुई कि अब हमें ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहिए जो मुसलमानों की बेस बने। लाइक वो तमाम की तमाम बुक्स जिसे मुसलमान पढ़ने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, वो एक टीम बनाएंगे। उस टीम को काम होगा कि वो तमाम उन बुक्स को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं उनकी ट्रांसलेशन उर्दू में हो, पर्शियन में हो, अरेबिक में हो, और जो दूसरे लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं जैसे पर्शियन, अरेबिक और उर्दू की बुक्स हैं, उनकी जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो ताकि अंग्रेज़ उसे पढ़ सकें, दूसरे लोग उसे पढ़ सकें। तो इस तरह से उन्होंने एक टीम बेसिकली बनाई और इसके लिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का आगाज़ किया 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी ने तमाम जो लेटेस्ट काम है उस दौर के, जो कन्वर्जन्स हैं, वो सब करना शुरू कर दिया, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी जिसमें हर तरह के लोग थे, हर तरह के एक्सपर्ट्स थे। तो सर सैयद ने यहाँ से अपना आगाज़ किया। फिर इसके बाद क्योंकि वो एज अ जज अपॉइंट हुए थे, तो फिर वो आगे बढ़े और फिर वो मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड बेसिकली वो गए और वहाँ जाके सिस्टम चेक करने गए कि किस तरह से तालीम दी जाती है, कैसा कोर्स होता है, सिलेबस कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और वो था MAO हाई स्कूल। तो 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान ने MAO हाई स्कूल का आगाज़ किया। डियर स्टूडेंट्स, MAO हाई स्कूल का मतलब है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल, यानी ऐसा स्कूल जहाँ मशरकी तालीम भी दी जाएगी और मगरबी तालीम भी दी जाएगी। ये स्कूल 2 साल बाद अपनी तरक्की की राहों पर चलता हुआ कॉलेज की हैसियत पा गया। लाइक MAO कॉलेज 1877 में बना। इसके बाद एक तैयारी शुरू हुई कि हम किस तरह से एजुकेशन को रिफॉर्म करें, किस तरह से एजुकेशन पे काम करें कि हर जगह जो है वो एजुकेशन बेस्ड काम हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान का स्टूडेंट्स पहला फोकस जो था वो था एजुकेशन पे, क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे आप किसी भी चीज़ को आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी चीज़ में। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव सही एजुकेशन। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने लीडर्स और अपने अकाबरीन के साथ मिलकर 1886 में एक इंस्टीट्यूट खोला जिसे हम जानते हैं मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। बेसिकली मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका काम था कि डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट जगहों पर जाकर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को ओपन करे, कॉलेजेस, स्कूल्स खोले, लोगों को नाव हाव दे, लोगों को बताए कि किस तरह से एजुकेट होना है, किस तरह से पढ़ना है। तो ये बेसिकली इनका सारा काम था, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकली भी डिफरेंट चीज़ों के बारे में ये लोग देख रहे थे।
लेकिन आहिस्ता 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 क्योंकि 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और 1885 में हिंदुओं की एक जमात A.O. ह्यूम बना चुके थे, जो एक अंग्रेज़ मेंबर थे। उन्होंने जो है A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का आगाज़ कर दिया था, जो कि हिंदुओं की लीडिंग जमात थी, और 1886 में हमारी ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई। इसके बाद हम देखें तो यही इन्हीं इंस्टीट्यूट्स पे काम चलता जा रहा है, और फिर सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद जाके 1920 में जो कॉलेज था उसे यूनिवर्सिटी की हैसियत भी मिल गई। तो इस तरह से बहुत से काम किए गए हमें रिफ़ॉर्म करने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए। इन इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्ट्री में हमारे साथ साथ चले हैं और ये हमें बहुत सपोर्टिव रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको नोटिस में रखनी है और इसे हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खदमात का जायज़ा लीजिए, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि आप उनके बनाए गए 4 या 5 इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप प्लीज़ सीरीज़ वाइज लिखिएगा। लाइक 59 में पहला इदारा बना जो था मुरादाबाद, फिर गाज़ीपुर, और इस तरह से साइंटिफिक सोसाइटी, MAO हाई स्कूल और MAO कॉलेज से आप जो है वो पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तभी अच्छा लगता है जब एक सीक्वेंस में रखा जाए और लिखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारी लिटरेरी सर्विसेज यानी अदबी खदमात। जैसा कि मैंने बताया, जब तक आपका एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा अदब से बहुत ताल्लुक़ है, और वैसे भी हर कौम को उनका लिटरेचर स्ट्रांग करता है, तो हमारा अदब पे काम करना बहुत ज़रूरी था। सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टूडेंट बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि उन्हें पता था 1857 के बाद अंग्रेज़ों का माइंडसेट बन चुका है कि अब जो है वो जितने भी लाइक हिंदू हैं वो उन्हें आगे कर रहे हैं, और मुसलमानों को समझ रहे हैं कि 1857 में बागी ये बने थे, बगावत इन्होंने की थी, तो हम इन्हें आगे नहीं लेके बढ़ सकते। इसके साथ रीज़न्स बहुत मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए, उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी में भी हम लोगों ने देखा। तो ये बहुत से रीज़न्स थे कि मुसलमान आगे नहीं बढ़े थे। अब सर सैयद अहमद ख़ान ये सब जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी साइड लाइक अंग्रेज़ों की साइड को भी हमारे लिए क्लियर करना था। इसलिए उन्होंने और उनके फ्रेंड्स ने, बहुत से लोगों ने बहुत सी डिफरेंट किताबें लिखी, और उन किताबों के ज़रिए बहुत स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव मैसेजेस दिए, और इसके अलावा भी अदब में इजाफे के लिए बहुत सी किताबें लिखी गई। अदबी खदमात में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान और उनके डिफरेंट जो है साथी हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें सर सैयद अहमद ख़ान ने उस दौर को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से कुतुब के तर्जुमे भी किए और उन्हें लिखा भी। जैसे तबय्युनुल कलाम सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ में है, और इसके अलावा तफसीर कुरान, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, रिसाला अस्बाब बगावत हिंद एक उन्होंने शाया किया। तो बहुत सी किताबें आपको नज़र आ रही हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है यहाँ मेंशन की हैं। इसके साथ साथ मौलाना शिबली ने डिप्टी नज़ीर अहमद और अल्ताफ़ हुसैन हाली की कुतुब भी आप देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो है लिटरेरी काम था, और ये उस दौर में किया गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट स्टूडेंट्स वो ये आता है कि अदबी खदमात के बारे में जो है वो बताएं। तो आपको इन चारों का नाम लिखना है और आगे इनकी बुक्स के बारे में बताना है कि किसने कौन कौन सी लिखी। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की किताबों के बारे में बताएं। तो जैसे मिरातुल उरूस जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है। अच्छा, मिरातुल उरूस वो किताब है जो उर्दू की पहला नावल था बरे सग़ीर का। तो मिरातुल उरूस था, और डिप्टी नज़ीर अहमद को मौलवी नज़ीर अहमद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे बेसिकली उस दौर के लिटरेरी वर्क में हुई, और हमारी अलीगढ़ मूवमेंट ने हमें लिटरेरी सर्विसेज दी। इसके बाद आ गया हमारे पास हमारी उस दौर में अलीगढ़ का ये काम था कि वो सोशो पॉलिटिकल हेल्प और सर्विसेज कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद ख़ान ने उस दौर को मद्देनज़र रखते हुए, अब आप थोड़ा सा सोचें कि 1857 के बाद मुसलमानों के हालात क्या थे। मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब थे।
मुसलमानों को जॉब नहीं मिल रही थी, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, एजुकेशन नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं उनके साथ हो रहा था। तो इन तमाम वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के दिमाग से इस चीज़ को क्लियर करना था कि मुसलमान आपके ख़िलाफ़ बगावत में शामिल नहीं थे, बल्कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो ना सिर्फ अमन सिखाता है, अमन का पैगाम देता है, बल्कि हर एक के साथ अच्छे से रहता है। तो इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने उस दौर में एक रिसाला असबाब बगावत हिंद जो है वो लिखा और उसमें रीज़न्स बताए कि क्या रीज़न्स थे। ये पूरा जो 1857 का सिनेरियो बना है ये किन रीज़न्स की बिना पर बना है और इसमें मुसलमानों का क्या हाथ था। तो इसके बाद डिफरेंट जो है उन्होंने मैसेजेस बुक्स दिए, जैसे लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया लिखा कि जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुस्लिम्स हैं वो कितने लॉयल हैं, और वो सारा जो है उन्होंने डिटेल बताई, जिससे मुसलमानों की जो मुआशी और मुआशरती हालात है वो बेहतर होना शुरू हो गई। यानी कि उन्होंने जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए और चीज़ें बनाई, उन सब की वजह से भी मुसलमान दिन ब दिन बेहतर हालत में जाना शुरू हो गए, क्योंकि मुसलमानों को एक रास्ता नज़र आ गया। स्टूडेंट्स, मुसलमानों को एक, हमें कहते हैं ना कि जब तक हमें कोई बताने वाला नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों को वो जो गाइडलाइन है ना वो मिल गई। क्योंकि अगर एक छोटी सी एग्जांपल है, आप के पेरेंट्स चाहते हैं कि आप जो है वो इंजीनियर बने, बट आप शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर पेरेंट्स की डिमांड है कि नहीं नहीं आपने इंजीनियर ही बनना है। तो एक अच्छा गाइड करने वाला जो उस्ताद है वो आपके साथ डिस्कशन करने के बाद ये देखेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, और यकीन माने जो आपका माइंडसेट होगा वो ओपिनियन आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगी। तो बस वो जो एक माइंडसेट या जो हमें करियर काउंसलिंग करने वाला या जो हमें लाइफ पैथ बताने वाला बंदा चाहिए ना, वो पर्सनालिटी थी हमारी सर सैयद अहमद ख़ान की, जिन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी, सब इनफेक्ट पूरी मुस्लिम उम्मा का मतलब है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट में थी, तो उनके लिए जो है एक बहुत अहम काम किया। और लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल सर्विसेज, अलीगढ़ मूवमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मूवमेंट ने जो पॉलिटिकल सर्विसेज दी बेसिकली वो स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं थी, और इनफैक्ट थी ही नहीं, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान एजुकेशन को सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे कि मुसलमान सिर्फ तालीम हासिल करें, सियासत ना करें। क्योंकि देखिए हकीकी बात है, जब आप सियासत में जाते हैं तो तालीम छोड़ देते हैं। सियासत में ऐसा नशा है कि वो तमाम चीज़ों को पीछे करता है और इंसान आगे बढ़ना शुरू हो जाता है सियासी अमूर को लेके। और हम तो अभी बेसिक्स पे थे, हम तो अभी आगे बढ़ रहे थे, इनिशियल टाइम था हमारा। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी पूरी टीम को कहा, जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम थी, उन्हें कहा कि किसी भी तरह से मुसलमानों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना, सिर्फ एजुकेशन में रहना है। किसी भी हालत में मुसलमानों को एजुकेशन से ना हटाया जाए, किसी भी हालत में सियासत को ना अपनाया जाए। तो ये एक सख्ती भी थी उनकी, जिसकी वजह से मुसलमान पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सके। आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों की कोई सियासी जमात नहीं बनी, क्योंकि सर सैयद इसे पसंद नहीं करते थे। अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे मुस्तकबिल में एजुकेशन से मुसलमान हट जाएंगे और सियासत की तरफ आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमने देखा अलीगढ़ मूवमेंट की अदबी खदमात, अलीगढ़ मूवमेंट की तालीमी खदमात, मुआशी मुआशरती और सियासी खदमात। इसके साथ साथ ओवरऑल बहुत काम किया अलीगढ़ मूवमेंट ने। डिफरेंट शहरों में स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, जिनमें बहुत से मशहूर जगहें आप अभी भी जानते हैं, जैसे इस्लामिक कॉलेज पेशावर है, रेलवे रोड है, हलीम कॉलेज है, मदरसतुल इस्लाम भी उसी दौर का बनाया हुआ है। तो तालीम ने हमें आज एक आज़ाद मुमलिकत बनाने में मदद की। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले शख्स थे जिन्होंने वाक़तन दो कौमी नज़रिए को समझा, फ़ील किया और उसे इम्प्लीमेंट करवाया, क्योंकि वो एक हकीकी बानी थे जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया कि ये रास्ता है एजुकेशन का, तालीम का। तो इसी तरह से आज हमारा अलीगढ़ मूवमेंट वाइंड अप हो रहा है। इसमें हर एक पॉइंट पर अलीगढ़ के आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे आपने इजी बिल्कुल नहीं लेना, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
और इसे बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।